वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का। आज की क्लास में हम लोग समझेंगे अंडरस्टैंडिंग इंडिया यूनिट 2 के पार्ट 3 को। पार्ट 1 पार्ट 2 को आप लोगों ने अगर नहीं देखा है तो आप एग्जाम डी चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग इंडिया नाम का एक सेक्शन होगा, उसमें आपको सिलेबस के साथ साथ यूनिट 1 यूनिट 2 के पार्ट 1 और पार्ट 2 मिल जाएंगे। अब हम लोग पार्ट 3 को समझते हैं यूनिट 2 के। सबसे स्पेशल बात यह है कि इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों स्टूडेंट के लिए ये वीडियो बनाई गई है ताकि दोनों को अपने नोट्स बनाने में सुविधा हो। देखिए, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग समझेंगे म्यूजिक एंड डांस के बारे में और साइंस, टेक्नोलॉजी और मेडिसिन के बारे में। मैं इसको इंग्लिश वाला को एक्सप्लेन कर देता हूँ, इसको मैं व्याख्या कर देता हूँ, और उसके बाद जो हिंदी वाला है इसके बाद है उसको भी मैं हल्का समझा दूँगा। हालांकि दोनों का मतलब सेम ही है, तो अगर आप ये वाला ठीक से देख लेते हैं तो आपको हिंदी वाला तो ऐसे भी समझ में आ जाएगा। जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होंगे वो मैं ज़रूर समझाऊंगा अच्छे तरीके से। देखिए, म्यूजिक एंड डांस की जो आपको समझना है इसमें, वो आपका एक होगा इंडिया का और एक होगा आपका झारखंड और उड़ीसा का, ठीक है। और साइंस, टेक्नोलॉजी और मेडिसिन पूरा का पूरा इंडिया का होगा, जिसमें प्राचीन भारत के बारे में एक जनरल सर्वे है उसको बताया गया है। तो म्यूजिक और डांस से शुरुआत करते हैं। म्यूजिक, उसके बाद डांस, और उसके बाद आपका साइंस, फिर टेक्नोलॉजी और उसके बाद मेडिसिन। तो अगर म्यूजिक की बात कर रहे हैं तो भारत जो है, म्यूजिक का जो विरासत है वो भारत में बहुत बड़ा है। माना जाता है कि प्राचीन भारत के जो संगीत है, जिसमें क्लासिकल म्यूजिक है, फोक म्यूजिक है, ये सारे बहुत प्राचीन हैं। वर्ल्ड के प्राचीन, एकदम दुनिया के सबसे प्राचीन संगीत में से एक है। आप यहाँ पढ़ सकते हैं इस चीज़ को। इंडिया हैज़ ए रिच कल्चरल हेरिटेज दैट इंक्लूड अ वाइड वैरायटी ऑफ म्यूजिक एंड डांस फॉर्म। यानी भारत का जो कल्चरल हेरिटेज है, यानी सांस्कृतिक विरासत है, वो बहुत विशाल है। और डांस हो या म्यूजिक हो, दोनों क्षेत्रों में भारत जो है बहुत ज़्यादा प्रगति किया है। सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट बात जो है वो है क्लासिकल म्यूजिक। क्लासिकल म्यूजिक की अगर बात करें तो इंडियन क्लासिकल म्यूजिक जो है वो दुनिया के टॉप म्यूजिक में से आता है। इंडियन क्लासिकल म्यूजिक इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट म्यूजिकल ट्रेडिशन इन द वर्ल्ड। अगर सबसे प्राचीन संगीत की बात करें, सबसे प्राचीन संगीत, शास्त्रीय संगीत की बात करते हैं, तो भारत का जो शास्त्रीय संगीत है वो उसमें आ जाता है। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 मेजर ब्रांचेस। ये बताया जा रहा है कि ये जो है 2 मेन ब्रांच यानी शाखाओं में बंटा हुआ है। उसमें आपका एक आता है हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक। ये देखिए, हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक। और याद रखिएगा इसका संबंध जो है वो है नॉर्थ इंडिया से, उत्तरी भारत से। दूसरा आपका आता है कर्नाटक क्लासिकल म्यूजिक, जिसका संबंध आपका है साउथ इंडिया से, यानी दक्षिणी भारत से। तो हिंदुस्तान का जो क्लासिकल म्यूजिक है और कर्नाटक का जो क्लासिकल म्यूजिक है, वो दोनों जो है ब्रांचेस हैं क्लासिकल, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक के। और इसके बाद आता है आपका फोक म्यूजिक। फोक म्यूजिक की शुरुआत होती है आपके भारत के छोटे छोटे क्षेत्रों से। फोक म्यूजिक इन इंडिया रिफ्लेक्ट द डाइवर्स कल्चरल एंड रीजनल identities of the country. Each state and region has its own folk music tradition, often accompanied by traditional instrument. Folk songs are usually narrative in nature and depict various aspects of rural life and folklore. तो यहाँ पर यह भी बताया जा रहा है कि जो फोक म्यूजिक है वो कहीं ना कहीं एक रीजनल आइडेंटिटी है, भारत की क्षेत्रीय पहचान है। भारत एक विशाल देश है और उसमें बहुत सारे क्षेत्र हैं, बहुत सारे ज़िले हैं, उनमें गांव हैं। तो वहाँ पर जो लोकगीत बना है, लोकगीत जिसका संबंध हो सकता है नेचर से हो, वहाँ रहने वाले ग्रामीण जीवन से हो, या उनकी अलग अलग प्रकार की पर्व त्यौहार से हो, ये फोक म्यूजिक उनसे से संबंधित है। चाहे डांस हो या फोक म्यूजिक जो हो, ये ग्रामीण भारत से संबंधित है फोक म्यूजिक। इसे लोक संगीत कहा जाता है हिंदी में। क्लासिकल म्यूजिक को शास्त्रीय संगीत और फोक म्यूजिक को लोक संगीत कहा जाता है। इसके बाद जो सेकंड आपका 3rd नंबर पे आता है वो है बॉलीवुड म्यूजिक। इसके बारे में हालांकि आप जानते हैं कि बॉलीवुड, द हिंदी फिल्म इंडस्ट्री हैज़ ए सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ऑन इंडियन म्यूजिक। भारतीय संगीत में बॉलीवुड संगीत का भी बहुत अहम योगदान है। इस बॉलीवुड संगीत में जो चीज़ें आई है वो है रोमांटिक बैलेड्स, यानी कि रोमांटिक जो संगीत होते हैं वो चीज़ आ गया। और इसमें और एक चीज़ है वो है इसका कैची ट्यून्स। इसका जो ट्यून है ना, कैची ट्यून जो है, और इसी प्रकार से इसका जो रिदम होता है, गाने का जो रिदम होता है, ये सभी प्रकार के अलग अलग संगीत कला को, यानी म्यूजिक स्टाइल को जो है अपने अंदर समाहित करता है और एक नया म्यूजिक की धुन को निकाल देता है।
तो बॉलीवुड म्यूजिक इस मायने में भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बाकी देशों के जो फिल्मी गाने होते हैं वो कहीं ना कहीं उतने अच्छे नहीं होते जितने कि बॉलीवुड म्यूजिक के होते हैं। तो बॉलीवुड म्यूजिक जो है बहुत इम्पोर्टेंट रोल जो है अदा करता है वो भारत के संगीत क्षेत्र में। और भारत के बहुत बड़े बड़े गायककार भी हुए जो कि विश्व प्रसिद्ध हुए, जैसे लता मंगेशकर, किशोर कुमार, मोहम्मद रफ़ी, और आज के एज में आपका अरिजीत सिंह। ये सारे बॉलीवुड सिंगर्स हैं जो कि कहीं ना कहीं बॉलीवुड म्यूजिक के लिए बहुत बड़े रत्न हैं। इसके बाद अगर हम लोग बात करें भारत में, तो वो आता है आपका डिवोशनल म्यूजिक। जो डिवोशनल म्यूजिक है ये आपका भक्ति संगीत है, और इंडिया माना जाता है कि स्पिरिचुअलिटी कंट्री है। ये इंडिया इज़ ए लैंड ऑफ स्पिरिचुअलिटी, एंड डिवोशनल म्यूजिक प्लेज अ क्रूशियल रोल इन रिलीजियस रिचुअल्स एंड सेरेमनीज। जो धार्मिक अनुष्ठान होते हैं या जो त्यौहार होते हैं उन जगहों पर जो है भक्ति संगीत का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। इस भक्ति संगीत में आपको दो चीज़ें मिलेंगी, वो है आपका एक भजन और एक आपका हो गया कीर्तन। ठीक है, डिवोशनल सॉन्ग भक्ति संगीत को भजन कहते हैं, और ये जो सेक्रेट चैंट है इसको आपको कहते हैं कीर्तन। और यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि म्यूजिक अक्रॉस द कंट्री परफॉर्म इन टेम्पल्स। जो इसको टेम्पल्स में परफॉर्म किया जाता है, यानी इसका प्रदर्शन जो होता है वो आपका मंदिरों में होता है, और कोई रिलीजियस फेस्टिवल, कोई धार्मिक अनुष्ठान हो रहा है उसमें होता है। तो यहाँ पर जो संगीत हुए वो संगीत कितने हुए, एक हो गया आपका डिवोशनल म्यूजिक यानी भक्ति संगीत, एक आपका हो गया बॉलीवुड म्यूजिक यानी कि बॉलीवुड संगीत, और एक आपका हो गया फोक म्यूजिक यानी कि लोक संगीत, और एक आपका हो गया क्लासिकल म्यूजिक यानी कि शास्त्रीय संगीत। ये भारत की महान उपलब्धि है। ये तो हो गई संगीत की बात। अब हम लोग आते हैं इसके सेकंड पार्ट जिसका संबंध है नृत्य यानी डांस। देखिए, डांस के बारे में जब बात करते हैं तो पहला ही डांस का शैली आता है, वो आता है भरतनाट्यम। यहाँ पर आपको मिल जाएगा कि भरतनाट्यम क्या है और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी। भरतनाट्यम की शुरुआत हुई थी तमिलनाडु से। भरतनाट्यम इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट क्लासिकल डांस फॉर्म इन इंडिया। जिस प्रकार से जो क्लासिकल म्यूजिक था, शास्त्रीय संगीत था, वो बहुत प्राचीन था, भरतनाट्यम भी बहुत प्राचीन है। और ख़ास बात इसकी जो विशेषता होती है वो इसके पैरों के प्रदर्शन, हाथों के प्रदर्शन और चेहरे के प्रदर्शन पर होती है। यानी फुटवर्क, पैरों का प्रदर्शन, लेग मूवमेंट, हैंड मूवमेंट, हाथों का प्रदर्शन, और जो चेहरे का जो हाव भाव है जिसे फेशियल एक्सप्रेशंस बोलते हैं, यह चीज़ इसकी खास बात होती है भरतनाट्यम की। यानी कि इसमें जो कलाकार होते हैं जो भरतनाट्यम का नृत्य करते हैं वो पैर, हाथ और चेहरे का उपयोग इतने मतलब गजब तरीके से करते हैं कि बहुत सारी चीज़ों को वो समझा देते हैं उन्हीं के माध्यम से। इसके बाद आता है कथक। कथक की बात करें तो हेलिंग फ्रॉम नॉर्थ इंडिया, कथक combine storytelling with rhythmic footwork and graceful movement. It is known for its intricate spines, rhythmic patterns and delicate अभिनय such as expression. तो यहाँ पर जो है ये बात बताया जा रहा है कि कथक जो है उसका संबंध है पूर्वी भारत से, मतलब उत्तरी भारत, नॉर्थ इंडिया उत्तरी भारत से इसका संबंध है, और नॉर्थ इंडिया से संबंध है, और इसमें भी सेम चीज़ें आपको मिलेंगी। ठीक है, इंट्रिसिएट स्पाइन्स, रिथमेटिक पैटर्न्स एंड डेलिकेट अभिनय एक्सप्रेशंस। यानी कि हाव भाव के माध्यम से जो है किसी भी कहानी को स्टोरी, ये स्पेशली स्टोरी टेलिंग है, स्टोरी टेलिंग आप देख सकते हैं, किसी भी स्टोरी को जो है नृत्य के माध्यम से जब बताया जाए तो वो कथक में होता है। तो भरतनाट्यम हो गया, कथक हो गया। अब आते हैं हम लोग अगले नृत्य की ओर जिसका नाम है ओडिसी। ओडिसी जो है आप नाम से ही समझ जाएंगे कि इसका संबंध किस स्टेट से है। इसका संबंध सोचिए किस स्टेट से, ओडिसी, ओडिशा। तो इसका संबंध किससे है, ओडिशा स्टेट से है। इट इनकॉर्पोरेट्स फ्लूइड मूवमेंट्स, स्कल्पचर पोजेस एंड इंटरसिएट फुटवर्क्स। द डांस स्टाइल इज ऑफ्टन इंस्पायर्ड बाय द टेम्पल स्कल्पचर एंड मैथोलॉजिकल स्टोरीज। तो जो हमारे मूर्ति हैं अलग अलग, ठीक है, उसका जो है किस प्रकार से मूर्ति जो है दिखता है और उसका डिज़ाइन कैसा है, और किस प्रकार से उसका फुटवर्क है, किस प्रकार से जो है अलग अलग यहाँ पर धार्मिक कहानियाँ हैं, उन चीज़ों पर ओडिसी नृत्य होता है। ओडिसी नृत्य यहाँ पर साफ साफ बोल रहा है कि ओडिसी इज़ अ क्लासिकल डांस। ठीक है, ये क्या है, एक क्लासिकल डांस है। क्लासिकल डांस मतलब समझ सकते हैं शास्त्रीय नृत्य है, और इट इनकॉर्पोरेट्स फ्लूइड मूवमेंट। यानी कि फ्लूइड मूवमेंट हो सकता है लचीला, बहुत ही लचीला मूवमेंट, और स्कल्पचर्स पोजेस। ठीक है, तो यहाँ पर जो मूर्ति जिस तरीके से रहते हैं वो डिजाइन बताया जा रहा है, एंड इंट्रेसिएट फुटवर्क, पैरों का प्रदर्शन। ठीक है, किस प्रकार से जो है पैरों के नृत्य के माध्यम से पैरों की अलग अलग कलाएँ जो है दिखाई जाती है।
द डांस स्टाइल इज ऑफ्टन इंस्पायर्ड बाय द टेम्पल स्कल्पचर एंड मैथोलॉजिकल स्टोरीज। ठीक है, तो जो मूर्ति होती है और जो अलग अलग धार्मिक कहानियाँ होती है उसको ओडिसी नृत्य में जो है बताया जाता है। एक आता आपका कथकली। जैसे हम लोगों ने कथक के बारे में पढ़ा था जिसका संबंध आपका उत्तरी भारत से था, नॉर्थ इंडिया से था। कथकली का संबंध फिलहाल साउथ इंडियन से है जिसमें आपका केरला आता है। कथकली इज ए क्लासिकल डांस फॉर्म फ्रॉम केरला। तो इसका संबंध किससे है? केरला से। नॉन फॉर इट्स वायलेंट कॉस्ट्यूम, इलाबोरेट मेकअप एंड एग्जैगरेटेड फेशियल एक्सप्रेशंस। इसका भी सेम चीज़ है, इसका कॉस्ट्यूम होता है और फेस का जो एक्सप्रेशंस होता है ना वो उस चीज़ के माध्यम से आप इसको पहचान सकते हैं। कथकली नरेट्स स्टोरीज फ्रॉम हिंदू इपिक्स लाइक द रामायण एंड द महाभारत। एक चीज़ आपको नोट करना है कि यहाँ पर जो कथकली है वो कहानियों से जो है नृत्य से के माध्यम से बताया जाता है, रामायण और महाभारत को नृत्य के माध्यम से। ठीक है, सोचिए इतने बड़े बड़े ग्रंथ हैं और उनको नृत्य के माध्यम से कथकली नृत्य में उसको पूरी तरीके से बता दिया जाता है। तो बहुत कमाल की बात है कि हाथ पैर और चेहरे का प्रदर्शन करके उसका इस्तेमाल करके, ठीक है, एक कहानी को बता देना, नृत्य कर देना और उस पर से जो है इतने अच्छे ढंग से समझा देना, ये चीज़ भारत की खासियत है। दूसरे जगहों पर आपको ये चीज़ नहीं मिलेगा कि इस तरीके से बड़ी बड़ी स्टोरी को एक नृत्य के माध्यम से, एक डांस के माध्यम से समझा दिया जाता है। तो यहाँ पर हम लोग कथकली को समझे। अब हम लोग आते हैं झारखंड में, और झारखंड और उड़ीसा भी उसमें मिला हुआ है। तो यहाँ पर दो जगहों पे बताया जा रहा है कि छौ डांस, क्योंकि ये जो छौ डांस है ना, छौ नृत्य, ये अगर झारखंड की बात करें तो झारखंड में तो छौ नृत्य है ही, उड़ीसा में भी छौ नृत्य है। मयूरभंज नाम का एक जगह है, वहाँ पर भी मयूरभंज छौ डांस बोलते हैं उसको, उसका संबंध है। तो यहाँ पर चीज़ बताया गया कि छौ डांस इज ए ट्रेडिशनल ट्राइबल डांस फ्रॉम दैट इज प्रीडोमिनेटली प्रैक्टिस्ड इन द स्टेट ऑफ झारखंड एंड उड़ीसा इन ईस्टर्न इंडिया। तो ये बताया जा रहा है कि भारत का जो पूर्वी क्षेत्र है, झारखंड और उड़ीसा उधर है, और उसी जगह पर जो है आपको छौ नृत्य के बारे में पता चलेगा। और यहाँ पर छौ नृत्य में क्या क्या होता है वो बताया जा रहा है कि वेयर कलरफुल मास्क। पहला चीज़ तो लोग मास्क पूरा चेहरे पे एक जो है एक मुखोटा पहनता है। मुखोटा या मास्क का मतलब वो नहीं कि नाक और मुँह ढाँप लिए, मुखोटा पहनता है। जो मुखोटा है ना वो बहुत कलरफुल होता है, बहुत विशाल होता है, बहुत डिजाइन होता है। ठीक है, आप छौ नृत्य को गूगल पे सर्च कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा और उसको देखिएगा। वो आपका जो ढांचा है ना वही छौ नृत्य का एक आर्टिस्ट होता है। रिप्रेजेंटेटिंग वेरियस मैथोलॉजिकल कैरेक्टर्स। तो अलग अलग धार्मिक, अलग अलग भगवान के जो प्रतिरूप होते हैं, यानी उसके जो एक प्रकार से रूप होते हैं, उसको जो है डांस के माध्यम से दर्शाया जाता है। यहाँ पर देखिए लिखा है द छौ डांस इज कैरेक्टराइज्ड बाय विगोरियस मूवमेंट्स, एक्रोबैटिक्स एंड हाई एनर्जेटिक फुटवर्क। एक चीज़ यहाँ पर जो बताई जा रही है ना, हाई एनर्जी फुटवर्क, ये सच में जो छौ नृत्य के जो कलाकार होते हैं ना उनके अंदर एनर्जी इतनी ज़्यादा होती है कि वो लोग पैरों का इस्तेमाल बहुत स्पीड, बहुत सटीक तरीके से करते हैं। और जो जंप वगैरह होता है, ठीक है, जो फ्लिप वगैरह होता है, यानी कि किस प्रकार से जो है जंप फ्लिप करना, किस प्रकार से ताल मिलाना है, ये चीज़ छौ नृत्य के जो कलाकार होते हैं, जो आर्टिस्ट होते हैं ना, उसको बड़े गजब तरीके से ट्रेंड किया जाता है। वो जो है इस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, किस तरीके से जो है हर एक धुन के हिसाब से खुद को जो है डिजाइन करना है। इसके अलावा डांसर के साथ जो है स्वॉर्ड, शील्ड और स्टिक वगैरह होते हैं, यानी कि तलवार, जो ढाल और डंडे सब होते हैं। और इस माध्यम से वो लोग जो है एक युद्ध अभ्यास को दिखाता है, कि युद्ध को दिखाता है, एक मतलब एक मॉक बैटल्स बोलते हैं ना जिसको, कि एक युद्ध का एक्टिंग करता है वो लोग। तो ये चीज़ को बताया जाता है किस प्रकार से जो है देवता जो है राक्षस को जो है विनाश कर रहे हैं। इस तरीके की चीज़ें मतलब छौ नृत्य में दिखाई जाती है। और यहाँ पर यह भी बताया जा रहा है कि छौ डांस है जो डीप कल्चरल एंड रिलीजियस सिग्निफिकेंस, और इसका संबंध जो है बहुत गहरा है, ठीक है, धार्मिक से बहुत ज़्यादा, मतलब धार्मिक से संबंधित है। छौ नृत्य में आप जब भी देखेंगे तो आपको उसमें मिलेगा कि छौ नृत्य का मैक्सिमम जो पार्ट है वो रिलीजियस से संबंधित है, यानी कि अलग अलग देवताओं पर जो है कैरेक्टर बने होते हैं और वो कैरेक्टर जो है असुरों का विनाश करते हैं। तो यहाँ पर यह भी बताया गया है कि इट इज़ ऑफ्टन परफॉर्म ड्यूरिंग फेस्टिवल एंड सेरेमनीज, पार्टिकुलरली ड्यूरिंग दुर्गा पूजा। तो दुर्गा पूजा में भी छौ नृत्य का जो है प्रदर्शन किया जाता है। और इसी प्रकार से अलग अलग मेजर हिंदू फेस्टिवल्स हैं जहाँ पर जो है इसका प्रयोग, यानी कि इसका प्रदर्शन किया जाता है। टेक्नोलॉजी की बात करें, मेडिसिन की बात करें या फिर साइंस की बात करें, यानी विज्ञान तकनीक या फिर चिकित्सा की बात करें, वो बहुत
बहुत ही पहले से ही मतलब डेवलप लेवल का था, पहले से ही बहुत ज़्यादा डेवलप था। कैसे यहाँ पे देख सकते हैं, मैथमेटिक्स की अगर बात करते हैं, सबसे पहले गणित की बात करते हैं, तो एंशियंट इंडिया मैथमेटिक्स डेवलप द डेसिमल न्यूमेरल सिस्टम, जो दशमलव प्रणाली है ना वो, और कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो। तो आर्यभट्ट ने कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो को, दशमलव प्रणाली को, ये सारी चीज़ों को पहले ही बता दिया था, जिसकी मदद से जो है पूरी दुनिया इतना ज़्यादा विकसित कर गई। तो भारत में जीरो की खोज हुई, गिनती की खोज हुई, और इन सारे चीज़ों को जो है विदेशियों ने सीखा और इस चीज़ का उन लोगों ने अप्लाई किया, मतलब खोज यहाँ हुई, अप्लाई उन्होंने किया, और उनका देश बहुत आगे विकसित होकर निकल गया। तो यहाँ पर इस चीज़ को ध्यान देना है। और ये वैल्यू ऑफ पाई की बात करें तो आर्यभट्ट ने पाई का वैल्यू भी बहुत ज़्यादा निकाल लिया था। साइन फंक्शन, जो फंक्शन है उसके बारे में अगर बात करें साइन फंक्शन का, ठीक है, तो ये भी मैथमेटिक्स में ये सारी चीज़ें इंडिया की उपलब्धि है। इसके अलावा एस्ट्रोनॉमी की अगर बात करें तो इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स मेड इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज इन द फील्ड ऑफ एस्ट्रोनॉमी, और आर्यभट्ट एक्यूरेटली कैलकुलेटेड द अर्थ circumference and explain the rotation of celestial bodies. The concept of the heliocentric solar system was also proposed by ancient Indian astronomers. तो अगर हम लोग बात करें जो खगोल शास्त्री होते हैं ना, एस्ट्रोनॉमर्स, इसमें भी आर्यभट्ट का बहुत बड़ा योगदान है। और उन्होंने जो है पृथ्वी की जो परिधि होती है ना, सरकमफ्रेंस, इस चीज़ को जो है यहाँ ऐसे ही बता दिया उस समय, जिस समय उतने सारे टेक्नोलॉजी नहीं होते थे, तब उन्होंने इस चीज़ को बता दिया। ठीक है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी खोज है कि उस समय जब उतना सुविधा उपलब्ध ना हो और इतनी बड़ी चीज़ को खोज लेना सच में बहुत बड़ी बात है। अगर मेडिसिन की बात करें तो आयुर्वेदा एन एंशियंट सिस्टम ऑफ मेडिसिन ओरिजिनेटेड इन इंडिया। आयुर्वेदा जो है, आयुर्वेद, वो उसका जन्म भारत में हुआ है। आयुर्वेदिक टेक्स्ट सच एज द चरक संहिता और सुश्रुत संहिता की अगर बात करें, यहाँ पर आपको ये जानने को मिलेगा कि जो प्लास्टिक सर्जरी होता था, जो अलग अलग प्रकार के सर्जरीज़ होते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें इंडिया में बहुत पहले से चलती आ रही है। आप इसको सुश्रुत संहिता और चरक संहिता में इसको पढ़ सकते हैं। तो मेडिसिन में भी कहीं ना कहीं भारत पहले से जो है बहुत ज़्यादा डेवलप है उस मामले में, बस इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, और फिर इंडिया जो है बाकी देश को कंप्लीट करके आगे निकल जाएगा। मेटलर्जी की अगर बात करें, मेटलर्जी यानी धातु कर्म, तो एंशियंट इंडियंस एक्सेल्ड इन मेटलर्जी एंड प्रोड्यूस हाई क्वालिटी स्टील नॉन एज वुटेज स्टील। तो अगर वुटेज स्टील की बात करें, जो कि हाई क्वालिटी का स्टील है, इसका जो खोज हुआ था कहीं ना कहीं भारत में हुआ था, और भारत में इस प्रकार की स्टील की खोज हुई थी जो कि दुनिया में कहीं भी नहीं पाई जाती है। आर्किटेक्चर की अगर बात करें तो इंडियन आर्किटेक्चर शोकेस एडवांस इंजीनियरिंग स्किल, द एंशियंट टेम्पल ऑफ एंड स्ट्रक्चर सच एज द टेम्पल खजुराहो एंड द सन टेम्पल कोणार्क। ठीक है, तो कोणार्क का जो सूर्य मंदिर हो या खजुराहो टेम्पल हो, तो यहाँ पर जो टेम्पल है ना, इसके बारे में बताया जा रहा है कि इस प्रकार की जो ज्योमेट्री का जो टेक्निक है, जो डिज़ाइन है, ये सब चीज़ें एकदम डेवलप लेवल की थी, एकदम बहुत ही मतलब हाई लेवल की थी, जो कि उस समय बनाया गया था जिस समय बाकी दुनिया जो है एकदम विकसित नहीं थी, उस समय ये चीज़ें बनाई गई थी। तो सच में आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि किस तरीके से जो है प्राचीन भारत पहले से कितना ज़्यादा डेवलप था, लेकिन उस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया गया और उस चीज़ को उतना वैल्यू नहीं दिया गया, और बाहरी आक्रमणकर्ताओं ने भी उस चीज़ को कोशिश किया कि अधिक से अधिक उनसे सीख कर उसे नष्ट कर दिया जाए। तो इन चीज़ों की वजह से कहीं ना कहीं इंडिया का जो बहुत प्राचीन जो चीज़ें थी ना, बहुत उनके लिए जो उनके एक प्रकार से कहीं इंडिया का जो संपत्ति था, वो संपत्ति कहीं ना कहीं धीरे धीरे ख़त्म होता चला गया, क्योंकि एज ए इंडियन भी लोग उस पर उतना ज़्यादा फोकस्ड नहीं हो पाए। और फिलहाल अभी तो स्थिति ऐसी बन रही है कि लोग अपने इंडिया का कोई भी चीज़ को जो है यूज करना पसंद नहीं करते, तो लोग सब चीज़ जो है इंपोर्ट कर रहे हैं, बाहर से मंगा रहे हैं, बाहर की चीज़ें ही अच्छी है। क्योंकि अगर आप उस पर ध्यान नहीं देंगे तो फिर इंडिया की चीज़ें कौन खरीदेगा, कौन लेगा। तो इस वजह से जो है इंडिया का जो प्राचीन चीज़ें हैं ना, वो बहुत ही पहले से डेवलप थी, एकदम अपडेट लेवल की थी, बहुत ज़्यादा अपने टाइम पे, अपने समय से 100 साल पहले, 100 साल आगे का है ना, अपने समय से 100 साल आगे का वो लोग सोच के उतना चीज़ को बना दिया था, बस उस पर ध्यान देने की ज़रूरत थी। तो यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ लिया मेडिसिन के बारे में, और मैथमेटिक्स था, एस्ट्रोनॉमी था, और मेडिसिन, मेटलर्जी और आर्किटेक्चर। तो ये रहा आपका इंग्लिश में। अब यहाँ पर है हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए वही चीज़ सेम है। संगीत नृत्य, भारत में संगीत और नृत्य के विभिन्न रूपों का अवलोकन, झारखंड और उड़ीसा का छौ नृत्य, और विज्ञान प्रौद्योगिकी चिकित्सा की बात करें तो विज्ञान की प्रगति का एक सामान्य सर्वेक्षण। और यहाँ पर जो है
सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि संगीत के बारे में बात होगी, तो शास्त्रीय संगीत के बारे में यहाँ पे दिया गया है, ये देख सकते हैं शास्त्रीय संगीत। और इसके बाद जो है आपको मिलेगा लोक संगीत। लोक संगीत के बारे में मैंने आपको डिटेल से बताया। फिर बॉलीवुड संगीत के बारे में, उसके बाद भक्ति संगीत के बारे में, फिर भरतनाट्यम जो डांस की बात आ रही है भरतनाट्यम, उसके बाद कथक, ठीक है। और कथक के बाद ओडिसी के बारे में कि किस प्रकार से जो है ये एक शास्त्रीय नृत्य रूप है और मंदिर की मूर्तियों और पौराणिक कहानियों से प्रेरित है। कथकली के बारे में मैंने बताया कि रामायण और महाभारत जैसे हिंदू महाकाव्यों की कहानियों को सुना जाता है, कथकली के माध्यम से दिखाया जाता है। और फिर हम लोगों ने छौ नृत्य के बारे में जाना, किस प्रकार से छौ नृत्य जो है आदिवासी नृत्य और झारखंड और उड़ीसा के राज्यों में ये प्रचलित है और दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर जो है इसका इस्तेमाल मतलब इसका प्रदर्शन किया जाता है। और यहाँ पर जो है आगे पढ़े थे हम लोग गणित के बारे में कि प्राचीन भारतीय गणितज्ञों ने दशमलव प्रणाली और शून्य की अवधारणा की विकसित की। आर्यभट्ट एक प्रारंभिक गणितज्ञ और खगोलविद दोनों थे। उन्होंने साइन फलन की अवधारणा और पाई के मान को सबसे सन्निकट मान प्रदान किया। खगोल विज्ञान में बात करें तो आर्यभट्ट ने पृथ्वी के परिधि की सटीक गणना की थी उस समय जब उतनी सुविधाएं नहीं थी। चिकित्सा की अगर बात करें तो शल्य चिकित्सा होती थी, हर्बल उपचार होते थे। आयुर्वेद जो है एक प्रकार से भारत में ही खोज हुई थी, आयुर्वेद की सबसे प्राचीन प्रणाली है। धातु विज्ञान में हम लोग ने स्टील के बारे में पढ़ा कि किस प्रकार से जो है इस स्टील का अधिक मूल्य था और ऐसा स्टील और कहीं नहीं था। और वास्तुकला में हम लोगों ने पढ़ा कि सूर्य मंदिर हो या फिर खजुराहो के मंदिर हो, यहाँ पर जो है एक अलग ही लेवल का जो है डिज़ाइन किया गया था, अलग ही प्रकार का ज्यामिति का इस्तेमाल और नवीन तकनीक थे उस समय उतने पुराने टाइम में। तो ये प्राचीन भारत में विभिन्न प्रौद्योगिकी और चिकित्सा में हुई प्रगति के कुछ उदाहरण हैं। प्राचीन भारत विद्वानों और वैज्ञानिकों की उपलब्धियों का स्थायी प्रभाव पड़ा है और वर्तमान समय में उनका अध्ययन और प्रशंसा जारी है। तो पूरी अगर हम लोग क्लास की बात करें, यानी कि छोटा सा जो हम लोग ने क्लास पढ़ा या जो भी बोले इसको सीखा, इसमें अगर बात करें तो यहाँ पर स्टार्टिंग में हम लोगों ने संगीत के बारे में समझा, उसके बाद हम लोग ने नृत्य यानी डांस के बारे में समझा, उसके बाद हम लोग जो है समझ गए डांस के बाद आपका साइंस टेक्नोलॉजी में आ गए, साइंस, और उसके बाद टेक्नोलॉजी, और उसके बाद मेडिसिन और कुछ वास्तुकला धातुकर्म ये सब के बारे में भी पढ़े। इंग्लिश और हिंदी दोनों ही वर्जन में आपको मिल गया। अब जो इंग्लिश के स्टूडेंट है वो इंग्लिश में उसको लिख लेंगे, ठीक है, उस चीज़ को आप रिपीट देखिएगा और उसको लिख लीजिएगा। और जो हिंदी वाले हैं वो भी हिंदी को देख लीजिएगा और उसको लिख लीजिएगा। और अगर आपको इसको लिखते समय या फिर पढ़ते समय किन्हीं चीज़ों पर आपका डाउट हो, कोई चीज़ आप फिर से समझना चाहते हो तो उसको कमेंट कीजिए, वो वाला भाग भी आपको समझाया जाएगा। और मैं कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आपका सिलेबस को कंप्लीट करा दूं, जिससे कि एग्ज़ाम को लेकर आप पहले से प्रिपेयर्ड हो जाएं। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।